SA 330. Under SA 330, write down the name. Responses to the assessed risk. SA 330. This is the name. You can copy. मैं इधर ये वर्ड बार बार नहीं बोलने वाला हूं, पहले ही बोल रहा हूं. मैं बोलूंगा रेस्पॉन्स, तो तुम समझ जाना. तुम्हारा रेस्पॉन्स नहीं चाहिए. 330 का रेस्पॉन्स का बात कर रहा है मैं. समझ जाना. इट इज गोइंग टू बी रेस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क. हाँ, रिस्क बोलेगा मैं. हाँ, बट जब मैं रिस्क बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर, इसका मतलब है रिस्क्स. ठीक है, आई विल यूज द वर्ड रिस्क. ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया. SA 330 रेस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क. चलिए, पहले मेरे को लगता है आपको एक ओवरव्यू देना चाहिए. नहीं देना चाहिए एक्चुअली में, जरूरत तो नहीं है. काय को कितना पढ़ाने का तुमको यार. चलो इधर आओ. In your notebooks, go to a diagram called as audit procedure. एक हेडिंग मिलेगा आपको ऑडिट प्रोसीजर का. जल्दी जाइए, जल्दी. डू नॉट वेस्ट टाइम, फास्ट. ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम. आर यू देयर? जल्दी से ढूंढिए. आपको एक पूरा ओवरव्यू देंगे. एट द एंड ऑफ द ऐसे आपको फीलिंग आएगा, ये तो हमको सब कुछ ऑलरेडी आता था, ऐसा फीलिंग आएगा. ऑब्वियसली बहुत पढ़ाएंगे, मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे बात करेंगे. उसके बाद लास्ट में पता चलेगा ये तो सब आता था मेरे को. तुमने क्यों ही किया हमारे साथ ऐसा? बताएंगे क्यों किया. चलिए, इन योर ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम, एवरीवन आई वांट योर 100% अटेंशन. सुनिए सर, हमने ऑडिट प्रोसीजर को 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया था. आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड सिंसियरिटी नाउ. ऑडिट प्रोसीजर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. पहला चीज है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. मतलब सर, यहां पर आप एंटिटी के बिजनेस को समझते हुए, उनके एनवायरमेंट को समझते हुए ये आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हो कि भाई कहां कहां पर चांसेस ज्यादा हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड असेस रॉम. रॉम मतलब कहां कहां चांसेस ज्यादा हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं. सर, आपका टेंशन क्या है कि भाई कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, मेरे को मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. टू रिड्यूस दिस ऑडिट रिस्क आई वांट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. इसीलिए वो आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहां पे रॉम ज्यादा हो सकता है. उसके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो ये आपको 315 में पढ़ाया था. अब 315 का अलग से रिवीजन कराएंगे. मेरा पूरा डिस्कशन आज का जो है वो यहां से शिफ्ट होकर क्या चले जाएगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. कहां चले जाएगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. मतलब सुनिए, रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करने के बाद में हमने कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाने चाहिए. उन्हें हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं हमें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा जो रिस्क को हमने ढूंढा है एंड असेस किया है, उसके लिए हमारा रेस्पॉन्स क्या है. मतलब एज अ ऑडिटर देयर इज अ रिस्क, बट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द रिस्क, आप क्या प्रोसीजर लगाओगे, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क. मतलब रिस्क को ढूंढ के असेस किसने किया, ऑडिटर ने. कहां पर किया, ऐसे 315 में. 330 में बोलता है अब उसके लिए रेस्पॉन्ड कीजिए. मतलब प्लान बनाइए, अलग अलग रिस्क को आप कैसे डील करने वाले हो. तो जनरली जहां रिस्क ज्यादा होता है पहले लगाया जाएगा कंट्रोल टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज कंप्लायंस प्रोसीजर. मतलब सर, हम पहले सोचेंगे जहां रिस्क ज्यादा है वहां पर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. तो कंट्रोल का डिजाइन कैसा है, कंट्रोल ढंग से ऑपरेट करता है या नहीं करता है, यह है हमारा रेस्पॉन्स नंबर 1. दिस इज आवर रेस्पॉन्स नंबर 1. कहना इसे 2 ही रेस्पॉन्स पॉसिबल है. कौन कौन सा, कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव. पहला रेस्पॉन्स जनरली क्या होता है, कंप्लायंस. अच्छा सुनिए, अब मेरे को अगर स्टार्टिंग से ही पता है कि भाई कंपनी के अंदर ना
कंट्रोल्स चेकिंग के बिना अमाउंट चेकिंग सफिशिएंट नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी, आज आपको समझ में आ चुका है कि भाई बैंकिंग बिजनेस में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो भाई इंडिविजुअली अमाउंट टेस्टिंग कितना भी कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब प्लानिंग में ही मुझे पता है कि कंट्रोल्स पे रिलाई करना ही पड़ेगा, कंट्रोल्स के बिना अमाउंट टेस्टिंग इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, डोंट यू थिंक आप स्टार्टिंग से ही कॉशियस हो जाओगे, कंट्रोल्स को बराबर से समझोगे, कंट्रोल्स को बहुत डिटेल में चेक करोगे, अपना सैंपल साइज को बढ़ा दोगे क्योंकि आपको कंट्रोल के ऊपर कंफर्ट चाहिए। तो कैन वी से जितना ज्यादा ऑडिटर कंट्रोल पे रिलाई करना चाहता है उतना ज्यादा कंट्रोल का टेस्टिंग होगा। जितना ज्यादा ऑडिटर को लगता है सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, एग्जांपल बैंकिंग बिजनेस, बिना इसके कि हम कंट्रोल चेक करें अमाउंट टेस्टिंग से ऑडिट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक लाइन लिखाया था, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट बी सफिशिएंट, मतलब आपको कंप्लायंस प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा ये कंडीशंस आएगा उतना ज्यादा ऑडिटर पे ऑब्लिगेशन बन जाएगा कि उसे कंप्लायंस प्रोसीजर को और डिटेल में लगाना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल टेस्टिंग पे कितना एम्फसाइज करूं ये डिपेंड करता है कि अमाउंट टेस्टिंग पॉसिबल भी है या अमाउंट टेस्टिंग अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट, या कंपनी के अंदर रिस्क ओवरऑल ही कितना ज्यादा है। ये सब फैक्टर्स को सोच के ऑडिटर डिसाइड करेगा कि भाई कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब कंट्रोल टेस्टिंग कितना करना चाहिए। इधर हम पढ़ेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, मतलब कैसे कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए, कब कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए एंड कितना कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए। इसके अराउंड पूरा डिस्कशन कहां पर होगा, SA 330 में। 330 का नाम क्या है, रेस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क, जो ढूंढा किधर है आपने 315 में। रेस्पॉन्सेस विल इंक्लूड ओनली 2 प्रोसीजर, पहला कौन सा है बच्चों, कंप्लायंस प्रोसीजर। समझा क्या, मतलब 330 में 2 ही चीज है। 330 में क्या है, कौन कौन सा, कंप्लायंस एंड दूसरा क्या आएगा, सब्सटैंटिव। अब सब्सटैंटिव इज माय अमाउंट टेस्टिंग, अरे सब्सटैंटिव इज माय अमाउंट टेस्टिंग। क्या अमाउंट टेस्टिंग करने के लिए भी 2 तरीके हैं हमारे पास में, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल एंड दूसरा है ARP, बट दिस ARP विल बी कॉल्ड हियर नाउ। अब इस ARP को हम क्या बोलेंगे, SAP बोलेंगे क्या, याद है क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर, बट दैट इज पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सो दिस विल बी कॉल्ड एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जो 520 में पढ़ाया था, ये हमें अमाउंट टेस्टिंग करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब सर अमाउंट टेस्टिंग में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओ। समझाया था, ये डिसीजन कौन करेगा, ऑडिटर, डिपेंडिंग अपॉन हिज जजमेंट। ये बताया था, जिधर रॉम बहुत ज्यादा होता है सिर्फ ऐसे भी सूटेबल नहीं होगा, इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद TOD एंड TOD विल बी मोर रिलायबल। इधर आपका एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कम होगा बट रिलायबिलिटी ज्यादा मिलेगा, इधर कंफर्ट पूरे पॉपुलेशन पे आएगा बट रिलायबिलिटी उतना नहीं मिलेगा। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। एंड आपको SAP के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ाए थे अंडर SA 520, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल को भी फर्दर डिवाइड कर रहा है इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन सा, वाउचिंग एंड, अब दिमाग लगाइए शांति से, हम चैप्टर 5 पढ़ के आए हैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे हाँ या ना। उसमें पहला क्या था, असर्शन कॉन्सेप्ट। असर्शन भी 2 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किए थे, फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड फॉर बैलेंस शीट। कैन आई से ट्रांजैक्शंस विल इंपैक्ट योर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंसेस विल अफेक्ट योर बैलेंस शीट। क्या दोनों के असर्शन अलग अलग थे क्या, क्या यही चैप्टर 5 लिख के दिया था आपको तब भी मैंने कि ये हम दोनों डिस्कस कहां करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, और हम ऑलरेडी करके आए हैं। क्या आपको थोड़ा 330 का ओवरव्यू समझा क्या, मतलब 330 में डिस्कशन होगा सिर्फ इस साइड पे, दैट इज योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये वाला साइड जो है ये कहां चले जाएगा, 315। आई एम श्योर आपको डे 1 जब ये डायग्राम बनाया था वहां पे प्रॉपर 315 एंड 330 का रेफरेंस दिया था। इज दैट क्लियर टू यू। यही डिस्कशन 330 में होगा, बस थोड़ा और डिटेल में होगा। ओवरव्यू क्लियर है। चलिए आइए आपके मॉड्यूल्स में आइए, पेज नंबर 1B.47। एक बार ये डायग्राम दिया वो पढ़ लीजिए, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा, सेम आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एट ऑल। पर देखेंगे इट्स अ इनकम्प्लीट डायग्राम, इट इज प्योरली फ्रॉम 330 पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें 315 वाला पार्टी नहीं है।
Page number 1B.47. Just look at it once quickly. If you are comfortable, we'll start with 330. Don't worry. एक बार डायग्राम देख लीजिए. ये डायग्राम तो दिमाग में बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो गया होगा. यू कैन नॉट गो रॉन्ग हियर नाउ, आई बिलीव. कम से कम मैंने 20-25 बार डिस्कस कर लिया होगा क्लास में. आगे बढ़ो क्या अभी. अब देखो इस चैप्टर में, मतलब इस ऐसे में, ये ऐसे ना इसके अराउंड है. मतलब ऑब्वियसली हमारा डिस्कशन इन दो चीजों पे होगा. किन दो चीजों पे होगा? टीओसी एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर. सब्सटैंटिव में भी ये डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि ये कहां चले जाएगा? ऐसे 520 में चले जाएगा. मतलब डिस्कशन बचा किस किस के ऊपर? आइडियली टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल. खत्म बात. ये दो चीज अगर समझ में आया 330 खत्म हो गया. तो अगर एक्चुअली सोचो तो आपको इसका ओवरव्यू ऑलरेडी पता है. हर कंप्लायंस प्रोसीजर के बारे में इतना अंडरस्टैंडिंग दिया है. कंट्रोल्स ऑटोमेटेड क्या होते हैं, मैनुअल क्या होता है, सब बताया. अब जाकर के अगर कंट्रोल टेस्टिंग पढ़ने के लिए बोला, इट विल नॉट बी ए ट्रबल. जानबूझ के 330 अब पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन से लेकर के पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हर एक चीज चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा के लाया हूं. तो अब आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए. दैट्स माई अजम्पशन. कैन वी गेट स्टार्टेड? Under essay 330, write down point number 1. The objective of the auditor under essay 330, point number 1. The objective of the auditor is to obtain. The objective of the auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidences. The objective of the auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidences about identified and assessed ROM. About identified and assessed ROM. Through designing and implementing appropriate responses to those risks. मेरे को पता है वो रिस्क होना चाहिए, पर तुमको पता है वो रिस्क का मतलब रिस्क है. समझ? तुमको लगता है मेरा इंग्लिश खराब है, मेरे को चलता, बट इधर मैं रिस्क ही बोलेगा. समझा क्या? सेंटेंस पढ़िए, आपको समझा क्या सेंटेंस? एकदम सिंपल सा सेंटेंस है सर. हमने जो रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस किया है, मतलब जिधर जिधर रॉम ज्यादा है उधर मेरे को क्या ऑब्टेन करना पड़ता? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सर कैसे? कोई ना कोई प्रोसीजर लगाना पड़ेगा यार. वो प्रोसीजर क्या लगाऊंगा, यही डिसाइड करना इस पार्ट ऑफ एसे 330. सो सर आई शुड डिजाइन एंड इंप्लीमेंट सच रेस्पॉन्सेस जो मुझे इन रॉम के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. ताकि इसके बेसिस पे मैं क्या दे पाऊंगा? अपना ओपिनियन दे पाऊंगा, अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊंगा. इज दिस पॉइंट नंबर 1 clear to you? Write down point number 2. Essay 330 states that, point number 2, Essay 330 states that, dash करके लिखो bullet point number 1. Auditor shall design and implement. Auditor shall design and implement overall responses. Design and implement overall responses to address ROM at overall financial statement level. To address ROM at overall financial statement level. Bullet point number 2. Bullet point number 2, design and perform. Bullet point number 2, design and perform
further audit procedures to address, design and perform further audit procedures to address ROM at assertion level. ROM at assertion level. To address ROM at assertion level. What is so funny? पागल हो गए हो तुम? सुनिए, आपको बोला था रोम को आइडेंटिफाई एंड असेस करना चाहिए फॉलोइंग लेवल्स पे. दो लेवल याद है क्या तुमको? एक था ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरा था असर्शन. जब रोम मिला दो लेवल पे है तो उसका रेस्पॉन्स भी दो लेवल पे आएगा ना यार. क्या पॉइंट नंबर ए भी क्लियर है क्या? ये थोड़ा याद है क्या? दिस वाज डिस्कस इन ऐसे 315. Should I make you go to 315? Do you remember this? That auditor had identified and assessed ROM at following levels. The first one was overall financial statement level and the second one was assertion level. Trust me, major risks are at assertion level. इसके लिए आपके major responses भी assertion level पे आएंगे. बिना assertion level checking किए ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं आ सकता है. बार बार एक बात बोलता हूं, कोई ऐसा गोल्डन प्रोसीजर नहीं है वो लगाओ पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय डिफॉल्ट कंफर्ट आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. वो एक ही चीज होती है, सीबीएस, उस पर कंफर्ट आया तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंफर्ट आता है, फिर भी अमाउंट टेस्टिंग करना पड़ता है. ऐसा नहीं बोल सकते कि साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करूंगा बट चेक सिर्फ कंट्रोल करूंगा. अरे कंट्रोल के साथ में अमाउंट भी चेक करना पड़ेगा. समझा क्या? यू हैव 2 minutes. रीड दीज 2 sentences if you are comfortable. हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन यही खत्म होता है. एकदम टाइम पास है, ऑलरेडी आना चाहिए. ये लैंग्वेज आपको बहुत इजी लगना चाहिए मेरे हिसाब से. कोई टेंशन है? Done? Point number 3. Circumstances when auditor should design and perform. Write down. Point number 3. Circumstances when auditor should design and perform test of controls. Design and perform test of controls to obtain. Design and perform test of controls to obtain sufficient and appropriate audit evidences regarding operating effectiveness of relevant controls. Regarding operating effectiveness of relevant controls. अब देखो, नॉर्मली हमें कंट्रोल टेस्टिंग करना ही होता है. ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बता रहा है जब आपने बहुत अच्छे से टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लान करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने चाहिए. किसके रिगार्डिंग? वो कंट्रोल्स के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग. किसके रिगार्डिंग? वो कंट्रोल्स के ऑपरेटिंग. मतलब बेसिकली कब आपको लगता है कंट्रोल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्कमस्टेंसेस का लिस्ट बनाएंगे. व्हेन वी बिलीव कंट्रोल टेस्टिंग शुड बी डन इन एक्सट्रीम डिटेल. जब हमें लगता है सिर्फ सब्सटैंटिव सफिशिएंट नहीं होने वाला है, जब हमें लगता है कि कंट्रोल्स के ऊपर एक्चुअली हमें कंफर्ट चाहिए ताकि हमारा आगे का ऑडिट प्रोसीजर बहुत अच्छे से लगा पाए. मतलब व्हेन ऑडिटर वांट्स टू रिलाई ऑन कंट्रोल, व्हेन ऑडिटर रियलाइजेस दैट ओनली सब्सटैंटिव मे नॉट बी सफिशिएंट, तब वो क्या करेगा? कंट्रोल टेस्टिंग को सीरियसली लेगा और अच्छे से डिजाइन करके क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा, ताकि कंट्रोल्स पे उसे क्या मिलना चाहिए? कंफर्ट मिलना चाहिए. मैंने बस आगे वर्ड सर्कमस्टेंसेस ऐड कर दिया है. वो आपसे एमसीक्यू में या 1, 2 या 3 मार्क के लिए कभी कभी कंट्रोल टेस्टिंग भी वो एबीसी ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है. सर्कमस्टेंसेस के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से. फिर कंट्रोल टेस्टिंग का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क के लिए. दे कैन डिवाइड द सेम क्वेश्चन इन 3 पार्ट्स.
आंसर व्हाट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, आंसर व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस जब टीओसी आपने लगाना चाहिए, एंड अगर टीओसी चेक करते हुए कोई गलतियां मिली तो किसे कम्युनिकेट करोगे, कब कम्युनिकेट करोगे, दैट कैन बी योर क्वेश्चन नंबर सी. दे कैन डिवाइड द क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए किन सर्कमस्टेंसेस में हमें लगता है आपको जेन्युइनली कंट्रोल टेस्टिंग सीरियसली लेकर के डिटेल में करना चाहिए. अंडर दिस राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1 क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है. When substantive procedures alone cannot provide sufficient and appropriate audit evidences at assertion level, bullet point number 2, when auditors assessment of ROM includes an expectation that the controls are operating effectively. ब्रैकेट्स में लिखिए when, इसी के सेंटेंस के ब्रैकेट्स में, when auditor has an intention to rely on entities' internal controls. शांति से पढ़िए, दोनों पॉइंट एकदम सिंपल है. जब आपको ये दोनों ऑलरेडी पढ़ा है मैंने आपको, जब आपको पता है कि भाई सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग करके मेरे को कंफर्ट नहीं मिलने वाला है तो मेरे को कंट्रोल टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, तो कहना इसे आई हैव टू प्लान एंड परफॉर्म कंट्रोल टेस्टिंग. दूसरा चीज, जब आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही सोचा था, जब आपने रिस्क असेसमेंट किया था ना, याद कीजिए, थोड़ा अगर ट्राई कर सकते हो तो ऑडिट रिस्क डायग्राम, चलो चले जाओ तुम यार, अरे जाओ ऑडिट रिस्क डायग्राम में, मुंडर क्यों, गो टू ऑडिट रिस्क डायग्राम. वो ऑडिट प्रोसीजर के 2-3 पेज आगे पीछे रहेगा. आज वो दोनों पेज बहुत कम में आने वाले हैं, उधर ढूंढ के रखो ना किधर है. ऑडिट रिस्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया था आपने, IR, CR, DR. ये देखो, ऑडिट रिस्क डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, IR, CR एंड DR. याद है? फिर कंट्रोल रिस्क के नीचे कुछ कंटेंट लिखा था डिटेल के अंदर, असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क. याद आ रहा है क्या? Find out the diagram of audit risk. Under that you will find IR, CR, DR. Go to the control risk diagram. In the control risk diagram क्या आपने कुछ लिखा था? Assessment of control risk. अरे हाँ है ना, जब हमने असेसमेंट पढ़ा, स्टेप नंबर 1 था प्रिलिमिनरी असेसमेंट. मतलब जनरली हम अज्यूम क्या करेंगे कि कंट्रोल्स अच्छे हैं या कंट्रोल बुरे हैं. हमने बोला था जनरली अजम्पशन होता है कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट मींस कंट्रोल रिस्क इज लो. अब अगर ये अजम्पशन है, मतलब कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हो, तो कंट्रोल को टेस्ट भी करना पड़ेगा ना यार. इसीलिए उसके नीचे देखो एरो बना के क्या लिखा था, परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर. मतलब कंट्रोल टेस्टिंग तब लगाते हैं जब हम कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हैं. तो कहना इसे ये हमारे रॉम के असेसमेंट के दौरान ही अजम्पशन है कि कंट्रोल्स आर रिलायबल, आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन कंट्रोल, आई एम स्टार्टिंग विद दिस थॉट प्रोसेस, तो ऑब्वियसली मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करना ही पड़ेगा. तो ही सर्कमस्टेंसेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ो उड़ा दो. अच्छा, इसके आगे क्या होगा यार, अभी रिवाइज कर ही लेते हैं. यहां तक आगे तो हमने सोचा कंट्रोल्स अच्छे हैं, कंट्रोल्स रिलायबल है, मतलब कंट्रोल रिस्क क्या है, लो है. फिर क्या हमने कंट्रोल्स को चेक किया, यस. क्या प्रोसीजर लगाया उसके लिए बच्चों, कंप्लायंस प्रोसीजर. उसके बाद हमारा कंक्लूजन आएगा कि भाई कंट्रोल्स आर रिलायबल और नॉट. मतलब उसके बाद कंक्लूजन आएगा, फाइनल असेसमेंट में बोलेंगे कंट्रोल रिस्क इज हाई और लो. अगर लगता है कंट्रोल्स अच्छे हैं तो कैन वी से कंट्रोल रिस्क इज लो. हमने अजम्पशन क्या किया था, लो ही अज्यूम किया था. क्या कंक्लूजन में लो आया है? कैन आई कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग प्लान? If I had assumed control risk to be low, after applying controls, my conclusion is control risk is high. That means controls are
नॉट रिलायबल। क्या मुझे क्या डिटेल में अदर प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे? इसके बाद बचा क्या है? सब्सटैंटिव ही तो बचा है यार। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को बहुत डिटेल में क्या लगाना पड़ेगा? सब्सटैंटिव। इसलिए ऑडिटर को रिवाइज करना चाहिए हिज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। पर ऑडिट प्रोसीजर में रिस्क असेसमेंट हो गया है, कंट्रोल टेस्टिंग हो गया है, आखिरी चीज क्या बचेगा? सब्सटैंटिव। समझा क्या? ये आपको सब पढ़ा दिया है, बस एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, एक तरीके से 330 हर एक पॉइंट जो लिखा रहा हूं मेजोरिटी चीज आपको बतानी है, दैट यू ऑलरेडी हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। कैन आई अज्यूम एंड गो अहेड? इस पॉइंट नंबर 1 2 3 क्लियर टू यू? कैन वी गो नेक्स्ट? राइट डाउन पॉइंट नंबर 4, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन डिटेल। अब सुनिए, यहां से आगे डिस्कशन प्योरली किस पे होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे होगा, और वो ही एक्चुअली पढ़ाना चाहता हूं मैं। जो टेस्ट ऑफ डिटेल है वो बहुत ही बेसिक सा लिखा है, उसमें मेजर डिस्कशन चैप्टर 5 में हो चुका है। सो दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग जो हमको डिस्कस करना होगा। मतलब हमारा मेजर डिस्कशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे खत्म होगा एंड 330 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद बस 10 मिनट डिस्कशन करूंगा एंड 330 शुड बी ओवर। मतलब 330 का ओवरव्यू समझ में आ गया है, लॉजिक समझ में आ गया है। अब हम 330 में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब बच्चों देखो, इसमें क्या है, हमने डिसाइड कर लिया कंट्रोल तो चेक करना है। अब सर क्वेश्चन ये आता है, हर बार हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, ये नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, बार बार आता कि नहीं आता है? तो सर क्या है ये नेचर? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ टाइमिंग एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एक्सटेंड? आज हम डिस्कस करेंगे फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। किसके लिए डिस्कस करेंगे? और आपको टीओडी के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको टीओसी समझ गया तो टीओडी अपने आप समझेगा, बिकॉज टीओडी आप पढ़ के आए हो चैप्टर 5 के अंदर। मेरे को पता है, तुमको बता दूंगा, डोंट वरी। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो सब किसके अंदर आएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा। The entire discussion now will be part of test of control. Under test of control in detail, write down note number 1. नोट खेलते रहते डायरेक्टली, तुमको थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे को लगता है नहीं लगता है तो पॉइंट नंबर बना लेना, आई डोंट केयर, बट लिखते जाओ जो बोलता हूं मैं। नंबर 1, नेचर ऑफ टीओसी। टीओसी इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। नेचर ऑफ टीओसी डैश करके लिखिए। while designing and performing TOC, while designing and performing TOC, auditor can use any of the following procedures. Auditor can use any of the following procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Any of the following procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidences. डैश करके लिस्ट बनाइए, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ सोचिए, आप चैप्टर नंबर 3 में जस्ट पढ़ के आए हो, सोचो कंट्रोल टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या मेथड्स आपको हेल्प करते हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। इंक्वायरी, ऑब्जर्व, अरे यूजलेस कंट्रोल। सुनो, तुम सुनो मेरा बात, तुम चाहे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ, एवरीवन, इधर यू अप्लाई दिस प्रोसीजर और दिस, मेथड्स आर सेम। व्हाट आर द मेथड्स? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, ये 4 कोर हैं। इसके अलावा बाकी जो मेथड्स थे वो सब्सटेंस रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? सब्सटेंट। सो एनी प्रोसीजर, चाहे मैं कंट्रोल टेस्टिंग करूं, अमाउंट टेस्टिंग करूं, रिस्क असेसमेंट करूं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस बाइट बढ़ा सकता है। समझा क्या? जनरली ये 4 कॉमन मेथड्स हैं। अब मैंने आपको बहुत टाइम पहले जब ऐसे 500 पढ़ाया था, तो जब मैंने आपको हेडिंग लिखाया था मेथड्स, गो टू 500,
डोंट आर्ग्यू, गो टू 500। आज तुमको ऐसा दूंगा ना पकड़ के, मैं पूरा लाइन पे लेके आऊंगा तुमको मैं। गो टू ऐसे 500। 500 में एक हेडिंग ढूंढो, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। पॉइंट नंबर 6 7 कुछ तो रहेगा मेरे को लगता है, 6 है क्या? हाँ, उधर ऑडिट प्रोसीजर और मेथड्स ऐसा कुछ तो लिखा होगा। ये तुमको बोला था 50 बार, वो एग्जाम में या लिखते वक्त प्रोसीजर लिख देता है, बट क्या ऑब्टेन करने का है? ऑडिट एविडेंस। प्रोसीजर 3 ही होते हैं, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव। इनमें से किसी भी प्रोसीजर के लिए कोई भी मेथड आ सकता है। तो मेथड्स आर, यू कैन से, टेक्निक्स और मीन्स कि कैसे हम एविडेंस ऑब्टेन करेंगे फॉर एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स। हेडिंग रहेगा ऑडिट प्रोसीजर और मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। पॉइंट नंबर 6 है अंडर ऐसे 500, और आपका लिस्ट रहेगा इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकंप्यूटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल इस लिस्ट मिलेगा तुमको। ये पहले 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर प्रोसीजर में काम में आते हैं। सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि रीपरफॉर्मेंस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इतना काम में नहीं आएगा, क्योंकि उधर सिर्फ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन से काम हो जाता है। रीपरफॉर्मेंस ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है फॉर कंट्रोल टेस्टिंग एंड अमाउंट टेस्टिंग। समझा क्या? पक्का? वापस आ जाओ। अब देखो तुमने सेंटेंस क्या लिखा है। अगर तुम सही में समझ पाओगे तो ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं समझ पाओगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे। दोनों क्लियर है डायरेक्टली। वो समझेगा ही नहीं ना, कितनी बार याद करोगे सेम सेंटेंस को? याद ही नहीं आएगा। 330 में याद करूं, 500 में याद करूं, चैप्टर 3 में याद करूं, हर जगह सेंटेंस है। और क्वेश्चन तो समझेगा भी नहीं किस चैप्टर से क्वेश्चन है। अरे फर्क भी नहीं पड़ता है आंसर से में। ये समझना चाहिए कि कोई सा भी प्रोसीजर लगा ले, कंट्रोल टेस्टिंग, अमाउंट टेस्टिंग, रिस्क असेसमेंट, मेथड सेम रहने वाला भाई। अब आप पढ़ो आपने सेंटेंस क्या लिखा है। क्या लिखा है आपने सेंटेंस? ऑडिटर अपने कंट्रोल्स को जब डिजाइन एंड परफॉर्म करेगा तो वो फॉलोइंग प्रोसीजर्स यूज कर सकता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। बुलेट पॉइंट नंबर 1 इंक्वायरी। बुलेट पॉइंट नंबर 1 इंक्वायरी। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। नंबर 3 inspection, and number 4 re-performance. क्या नेचर के अंदर पॉइंट नंबर 1 समझ में आया क्या? अंडर नेचर पॉइंट नंबर 2 बहुत सिंपल है यार। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सब पढ़ाया हुआ है तुमको ऑलरेडी, अभी कल ही पढ़ाया था, वही लिखा रहा हूं मैं। शॉर्टकट में लिखो फटाफट। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सॉरी। Therefore, auditor should use other audit procedure. Therefore, auditor should use other audit procedure in combination with inquiry. Therefore, auditor should use other audit procedure in combination with inquiry. क्या ये कल भी बताया था? आज एक नया सेंटेंस देखने को मिलेगा। अब सुनो, कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन, इट कैन बी इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस। ये बोलता है इंक्वायरी सबसे कम रिलायबल है, और अगर आप सेकंड रिलायबिलिटी में सबसे कम चीज कोई रहेगी वो ऑब्जर्वेशन रहेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप प्रोसेस को विटनेस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक नहीं कर रहे हो। सो दे बिलीव इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन विल नॉट प्रोवाइड यू द मोस्ट रिलायबल एविडेंसेस। इंस्पेक्शन रिलायबल देगा, रीपरफॉर्मेंस तो बहुत ही रिलायबल एविडेंस देगा। तो ये बोलता है रादर देन यूजिंग इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, ट्राई टू यूज इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। कल भी दिखाया था सेम सेंटेंस। और यूज इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस, दे विल गिव यू मोर अश्योरेंस देन इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। लॉजिकल है यार। लिखो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट लिखे ना, पॉइंट नंबर सी। Inquiry combined with inspection or re-performance. Inquiry combined with inspection or re-performance
may provide more assurance, than inquiry plus observation. क्योंकि यार ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रेलेवेंट होता है, इट्स अ प्रोसेस, हर बार प्रोसेस फॉलो होते नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकअप कभी भी कर सकते हो, इसीलिए वो बोलता है इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस बेटर रहेगा देन ओनली इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन. इस पॉइंट नंबर ए बी सी क्लियर टू यू. लास्ट पॉइंट नंबर डी. When more persuasive audit evidences are needed, regarding effectiveness of controls, then it will be appropriate to increase डबल कोट्स में लिखना extent of testing. Appropriate to increase extent of testing. यार जितना ज्यादा कंफर्ट चाहिए उतना ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा. आपको ये कुछ तो पढ़ाया था मैंने, देखो याद करो. कंट्रोल टेस्टिंग में 30, 45, 60. लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस ये 30 चेक करो, मॉडरेट लेवल अश्योरेंस 45, हाई लेवल अश्योरेंस 60. सिंपल सा चीज है. कहना इसे नेचर के लिए पॉइंट नंबर एबीसी था, वो एक्सटेंट उसमें कनेक्ट हो गया. अरे हाँ या ना. तो उसका बस एक इंट्रोडक्शन है, अब एक्सटेंट अलग से आपको बताएंगे. क्या आपको थोड़ा सा नेचर ऑफ प्रोसीजर फॉर कंट्रोल टेस्टिंग समझा क्या? एकदम आसान है, कुछ नहीं, 4 मेथड याद रखना, उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ये आपको पता होना चाहिए. अभी गुड. अंडर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये था आपका नंबर ए, दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ प्रोसीजर्स. अब लिखिए नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ टीओसी. नोट नंबर 2 यार, नोट नंबर 2 विल बी कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ टीओसी. डैश करके लिखिए. Following matters should be considered. Following matters should be considered. Following matters should be considered while determining the extent of TOC to be performed. एक्सटेंट ऑफ टीओसी टू बी परफॉर्म्ड मतलब कितना चेकिंग करना चाहिए, ये किस मैटर पे डिपेंड करता है. बहुत सिंपल है. एक बात सुनो, दिमाग लगाओ. कंपनी में बीआरएस महीने में एक बार बनता है. कहने से फ्रीक्वेंसी इज वंस अ मंथ. साल में मैक्सिमम कितनी बार होगा? 12 बार. तो मैक्सिमम सैंपल साइज ही 12 हो सकती है. तो सिंपल है कि भाई ओवरऑल ये जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी कितना है. If the control का frequency is once a month, the sample size can be 3 or 4. Checking entire 12 is not sampling. That is testing the entire population. Useless fellows. 530 याद आया क्या? तो कहना इसे फ्रीक्वेंसी, ये कंट्रोल कितनी बार फॉलो होता है उस पे आपका सैंपल साइज डिटरमाइन किया जाएगा. अगर सब लेट्स से परचेज है, अब परचेज तो दिन में 50 बार भी हो सकता है. कहने से फ्रीक्वेंसी इज मल्टीपल टाइम्स अ डे, तो उस केस में आपका सैंपल साइज बढ़ते जाएगा. क्या लॉजिकल लगता है? राइट डाउन मैटर नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल. फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल. फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल. कुछ नहीं, ये बोल रहा है कंट्रोल टेस्टिंग में सैंपल साइज कब ज्यादा होगा और कम कम होगा, किस पे डिपेंडेंट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज ही लिख रहे हो आप. सो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो शायद आपके लिए नंबर ऑफ सैंपल साइज भी बढ़ जाएगा. फिर याद करो फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक्सपेक्टेड एरर, किसी एरिया में गलतियां होने के चांस ज्यादा है तो ज्यादा टेस्टिंग करोगे. मैटर नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ कंट्रोल. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ कंट्रोल. वर्ड डेविएशन क्यों है? क्योंकि कंट्रोल है. जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा उतना ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा. मैटर नंबर 3, द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर वांट्स टू रिलाई
the extent to which auditor wants to rely on operating effectiveness of controls, on the operating effectiveness of controls. That is how much assurance is needed. That is how much assurance is needed. अब जितना ज़्यादा अश्योरेंस चाहिए उतना ज़्यादा आपका सैंपल साइज बढ़ते जाएगा. लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस 30 सैंपल साइज काफी है, मीडियम लेवल 45 चाहिए, हायर लेवल 60 चाहिए. फैक्टर नंबर 3 हो गया. कितने 3 फैक्टर हो गए. नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ reliable and relevant audit evidences. Availability of reliable and relevant audit evidences. अब अगर आपको मालूम है बहुत इजीली रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तो शायद आप अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ाना भी प्रेफर करेंगे. एक एग्जांपल सोचिए. जब आपको समझ में आ गया मेजॉरिटी कंट्रोल्स आर ऑटोमेटेड एंड दे आर पार्ट ऑफ ईआरपी, सो यू पुट योर लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन ईआरपी, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे कंट्रोल्स पे कंफर्ट आ जाएगा. जब आपको पता है कि इस चीज के ऊपर फोकस करके एविडेंस मिल सकता है, तो सर क्यों ना मैं एडिशनल एफर्ट डाल करके इधर सारे कंट्रोल्स को डिटेल में चेक करने का ट्राई करेगा. इससे मेरा अमाउंट टेस्टिंग क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा. तो ये फैक्टर्स है कि भाई अगर आपको लगता है बहुत इजीली रिलायबल एंड रेलेवेंट एविडेंस मिल सकता है, तो शायद आप अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ा देंगे. आपको लगेगा अगर एविडेंस मिल ही रहा है तो क्यों ना ऑब्टेन किया जाए. जितना टफ होते जाएगा एविडेंस ऑब्टेन करना, ऑब्वियसली उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कंफर्ट ऑब्टेन करना. और कंफर्ट नहीं मिलेगा तो उस पर रिलाई जबरदस्ती कैसे करोगे यार. सिंपल चीज है, अगर एविडेंस मिलेगा तो ही आप रिलाई कर सकते हो, वरना आप रिलाई नहीं कर सकते हो. सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क दैट क्या इजीली एविडेंसेस रिलायबल एंड रेलेवेंट एक्सेसिबल है या नहीं. एंड लास्ट वन, सोचिए आप ऑडिट एक क्वार्टर के लिए कर रहे हैं या पूरे साल के लिए कर रहे हैं. इफ इट इज अ क्वार्टरली ऑडिट विच कैन बी डन मे बी फॉर अ लिस्टेड कंपनी, ऑब्वियसली चेकिंग 3 महीने का रहेगा. साल भर के लिए रहेगा तो चेकिंग पूरे 12 महीने का होना चाहिए. राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम during the audit period, the length of time during the audit period that auditor is considering for internal controls, that auditor is considering for internal controls. ऑब्वियसली जितना ज्यादा पीरियड में कवर करना चाहूंगा उतना मेरा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ते जाएगा. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल टेस्टिंग. कंट्रोल टेस्टिंग में हमें पता है सर सबसे पहले डिजाइन देखना होता है, फिर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना होता है. ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए है, क्योंकि डिजाइन सबसे पहले चेक हो जाता है, उसमें सैंपलिंग वगैरह नहीं होता है, डिजाइन पूरा ही चेक करना पड़ता है. ये सब चीजें रेलेवेंट कब होगी, व्हेन यू आर टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि भाई कौन सा मेथड लगाऊं, कितना चेकिंग करूं, कब चेकिंग करूं. दैट इज योर नोट नंबर 3. नोट नंबर 1 था नेचर, दूसरा था एक्सटेंट, तीसरा है टाइमिंग. राइट नाउ नोट नंबर 3, टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ डोंट, एक रिदम है, अच्छा अच्छे से जा रहा है यार, डोंट स्पॉइल दिस. 3:30 खत्म होगा, ब्रेक मिलेगा, डोंट वरी. 5 मिनट बाकी है यार, आराम से. अरे तुमको मैंने कल क्या बोला था, अभी अगले 2-3 दिन रोने का नहीं, समझा क्या. ये क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, वापस आ जाओ तुम यार. मतलब टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. सुनो, मतलब कंट्रोल टेस्टिंग कब लगाना चाहिए, क्या कब लगाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से टेस्ट ऑफ कंट्रोल. जनरली सुनो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता है. यू कैन अप्लाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस you are going to rely on observation, and observation can be performed only when the processes are getting carried out. Example, 31st मार्च को कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहा है,
उस दिन आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, उधर टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट जनरली ऑडिट के इनिशियल फेज में कंट्रोल टेस्टिंग होगा, उसके बाद में अमाउंट टेस्टिंग किया जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है। अंडर टाइमिंग राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल्स, auditor shall test controls for the particular time or throughout the period. For the particular time or throughout the period. Point number 2, or throughout the period. Point number 2, some controls needs to be checked only at, some controls needs to be checked only at a specific point of time, such as, only at a specific point of time such as physical verification of inventory, such as physical verification of inventory performed by management. Physical verification of inventory performed by management. Full stop. For other controls, there are no time constraints. For other controls, there are no time constraints. आपको जब ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इनिशियल फेज ऑफ ऑडिट में होता है। टाइमिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑल 3 इज डन व्हेन इट कम्स टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इज दैट क्लियर टू यू? लास्ट पार्ट बचा है कंट्रोल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सुनना है शांति से। बेसिक से 2-3 पॉइंट लिख के दिए। आइए पेज नंबर 1B.45, इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। देखिए क्या लिखा है। जब आप कंट्रोल्स के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ गलतियां मिल रही है और हमें लगता है कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब डू यू फाइंड डेविएशंस कि कंपनी में बिना पीओ के सर परचेज नहीं होता है, बट आपको ट्रांजैक्शन मिले जहां बिना पीओ के परचेज हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि कंट्रोल टेस्टिंग के दौरान आपको गलतियां नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब कंट्रोल से फोकस करते हो ना, आप अमाउंट नहीं देखते हो। बट व्हाट मे हैपन इज, जब आपने अमाउंट टेस्टिंग शुरू किया, मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना शुरू किया, आपको सडनली गलतियां मिलनी शुरू हो गई। So can I say, when I do control testing, I may feel controls are reliable, but when I do amount testing, I may come across misstatements that may make me question कि शायद कंट्रोल टेस्टिंग भी रिलायबल नहीं था, क्योंकि वहां पर आपको गलतियां नहीं मिली, बट अमाउंट टेस्टिंग करते करते परचेजेस में गलतियां मिलनी शुरू हो गई, जिससे आपको अब डाउट आ रहा है शायद प्रोसेस भी ढंग से फॉलो नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में गलतियां या तो नॉर्मल कंट्रोल टेस्टिंग के दौरान मिल सकती है या अमाउंट टेस्टिंग के दौरान मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें शायद लगेगा कि हमने शायद कंट्रोल पे रिलाई कर लिया, जबकि रिलाई नहीं करना चाहिए था। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स। याद है क्या? कंट्रोल पे रिलाई किया तो ओवर रिलाई हो जाएगा, नहीं रिलाई किया तो अंडर रिलाई। कुछ याद आ रहा है क्या? दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। ये आपको पूरा 530 के अंदर पढ़ाया था। बस एक ही लाइन पढ़ लीजिएगा। सर, जब आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट कर रहे हो सकता है कुछ गलतियां आपको मिलेगी ड्यूरिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से आपको लगेगा कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, लिखिए नोट नंबर 4। एक सेंटेंस लिख लो, एमसीक्यू में आ जाएगा, फिर रोते रहोगे। नोट नंबर 4, इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। नोट नंबर 4, इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। अंडर दिस पॉइंट नंबर 1, evaluating operating effectiveness of controls. Bullet point number 1, auditor may identify misstatements. Auditor may identify misstatements during substantive procedures.
may identify misstatements during substantive procedures which may indicate that controls are not operating effectively. Which may indicate that controls are not operating effectively. मतलब सब्सटैंटिव में गलतियां मिलेगी जिसकी वजह से लगेगा कंट्रोल्स शायद बराबर से काम नहीं करते। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सब्सटैंटिव में कोई गलतियां नहीं मिली इसका मतलब कंट्रोल्स बहुत बढ़िया है? यह भी बोलना गलत होगा। पॉइंट नंबर 2, एब्सेंस ऑफ misstatements detected by substantive procedure, absence of misstatements detected by substantive procedures does not guarantee that the controls are operating effectively. Does not guarantee that the controls are operating effectively. मतलब सब्सटैंटिव में गलतियां नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है, ये भी सोचना गलत होगा। बट उल्टा जरूर बोल सकते हैं, कंट्रोल्स पे रिलाई किया बट अगर बाद में गलतियां मिल गई तो उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे डाउट जरूर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर लंच एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 1:22। ठीक है, 2:30 विल स्टार्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। चलते जाने का है जितना जब तक चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या तुमको सब इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है? क्या टेंशन क्या है तुमको लाइफ में यार? हाँ, चलो, I'll see you after the lunch. Bye bye. Write down note number 5. Specific inquiries under test of controls. This is note number 5. Specific inquiries when deviations from controls are detected. Specific inquiries when deviations from controls are detected. When deviations from controls are detected. मतलब जब आप कंट्रोल्स का टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको प्रोसेस में कुछ डेविएशन अगर मिलते हैं तो आप लोग क्या इंक्वायरीज करेंगे एंड क्या प्रोसेस लगाएंगे। वापस से 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिएगा। आखिरी बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल इतना डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद रिपीट करने नहीं जाऊंगा। सुन लीजिएगा फॉर लास्ट 1 to 2 minutes। When we say test of controls, सबसे पहला चीज आता है डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। डिजाइन में वी मे कम अक्रॉस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। वी मे कम अक्रॉस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। जब हम डिजाइन के बाद में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने जाते हैं, क्या चेक करने जाते हैं? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। यहां पर हमें डेविएशंस मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? डेविएशंस। मतलब जब वो वर्ड डेविएशन यूज करता है मतलब कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहा है। जब वो बोलता है डिजाइन में डेफिशिएंसी है तो मैं बोलूंगा कंट्रोल ढंग से डिजाइंड ही नहीं है। ये ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। अगर डिजाइन में प्रॉब्लम है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को हम कम्युनिकेट करेंगे टू TCWG अंडर SA 265। 330 के बाद जो अगला डिस्कशन होगा वो कौन से ऐसे पे होगा? 265 पे होगा। आपको बता रहे हैं कंट्रोल टेस्टिंग में डिजाइन देखना होता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना होता है। डिजाइन में हमें क्या मिल सकती है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिल सकती है, वो कम्युनिकेट करनी पड़ती है थ्रू SA 265। अगर डिजाइन बराबर है तो हम क्या चेक करने जाएंगे? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। वहां पर हमें क्या मिल सकता है कि शायद जो
प्रोसेस है कंपनी का मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, देयर आर सर्टेन डेविएशंस, मतलब कुछ ऐसे सैंपल्स मिलेंगे जहां परचेस प्रोसेस के 5 स्टेप फॉलो नहीं किए जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम डिजाइन में नहीं है, प्रॉब्लम उसको फॉलो करते वक्त है। ये हमें कब मिलेगा? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करते वक्त। समझा क्या? अब आप पढ़िए, आपने नोट नंबर 5 का हेडिंग क्या लिखा है? हम क्या स्पेसिफिक इंक्वायरीज करेंगे अगर हमें क्या मिले हैं? डेविएशंस। कहना इसे हम कहां पर हैं? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में। इसमें हमें क्या मिले हैं? डेविएशंस। तो हमने क्या इंक्वायरीज करने चाहिए? कुछ जनरल सा एक सेंटेंस लिखवाएंगे, क्लोज करेंगे। कुछ ग्रेट आंसर नहीं है, बट समझना चाहिए वो सेंटेंसेस का मतलब क्या है। अंडर नोट नंबर 5 डैश करके लिखिए पॉइंट नंबर ए। व्हेन ऑडिटर comes across deviations in internal controls, on which auditor intends to rely, he should make specific inquiries. From the management. Or respective employee. To understand the matter and its potential consequences. सिंपल सा चीज है। आप भाई परचेस प्रोसेस चेक कर रहे हो, कोई डेविएशन मिला, क्या करोगे आप? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे कि भाई आपने जो प्रोसेस बनाया है वो आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों ये यहां पर डेविएशन हुआ है। डेविएशन का मतलब है आपने बोला परचेस होगा 5 स्टेप्स के अंदर, स्टेप 1 फॉलो किया, 2 फॉलो किया, 3 से आप डेविएट हो गए, मतलब 3 आपने फॉलो नहीं किया, या तो 3 के बाद कोई भी स्टेप फॉलो नहीं किया या सिर्फ 3 को फॉलो नहीं किया। बॉटम लाइन, आपने प्रोसेस को एज इट इज क्या नहीं किया है? कंप्लाई नहीं किया है। तो कहना इसे ऑडिटर को ऐसी गलतियां अगर मिलेगी तो क्या करेगा? जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन रहेगा उससे इंक्वायरी करेगा, समझने का ट्राई करेगा कि ये गलतियां एक बार हुई है, ये गलतियां बार बार हो सकती है। याद है क्या वर्ड? एनोमली, अ मिस्टेक दैट मे नॉट रिप्रेजेंट अदर मिस्टेक्स। इसीलिए जब कोई गलती मिलता है उसको क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए। अंडर एसए 530 सब पढ़ाया है आपको। इट्स जस्ट दैट ये 330 में लिखा हुआ है इसलिए लिखवा रहा हूं, बट ये मेजोरिटी चीजें डिस्कस कहीं ना कहीं हो चुकी है। इज दिस क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, इसी नोट में पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर additional controls are necessary for the purpose of understanding and testing to address the risk which may arise due to detection of such deviations. Risk that may arise due to detection of such deviations. अब देखो, कंपनी के मैनेजमेंट से हमने परचेस प्रोसेस में सैंपलिंग लगाया, हम कुछ परचेस के ट्रांजैक्शन को चेक कर रहे थे। हमें एक एग्जांपल मिला कि भाई जहां पर ना बिना कोटेशन एनालिसिस किए उन्होंने परचेस कर लिया। अब ये डेविएशन की वजह से मुझे डर क्या लगता है?
जहां कोटेशन लिया ही नहीं और रैंडमली एक सप्लायर से परचेस कर लिया, मे बी इस सप्लायर को ज्यादा प्राइस पे किया होगा। क्या ना इसे अब इस डेविएशन की वजह से मुझे दूसरे रिस्क भी नजर आएंगे, जिसकी वजह से शायद मुझे कुछ और एडिशनल कंट्रोल्स को, क्योंकि हर कंट्रोल जो मिसिंग होता है ना उसके लिए कोई कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल। एग्जांपल, मैंने पूछा इस ट्रांजैक्शन के लिए कोटेशन एनालिसिस क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला कोटेशन एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों? हमारे पास एक डेडिकेटेड सप्लायर है, हमने उससे एग्री करके रखा है, हम इस सप्लायर से ये चीज परचेस करते हैं, तो इस परचेस के लिए हम क्या नहीं करते हैं? कोटेशन एनालिसिस नहीं करते हैं। कैन आई से दे हैव अ कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल? ये कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल कॉम्पनसेट क्या करेगा? कोटेशन एनालिसिस जो नहीं होता है उस प्रॉब्लम को कॉम्पनसेट करेगा। तो कैन आई से मुझे उनसे ये एडिशनल टेस्टिंग करके समझना पड़ेगा कि भाई ये रिस्क को मिटिगेट वो लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे डर क्या रहेगा, अगर डेविएशन है मतलब देयर कैन बी चांसेस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। आई एम स्केयर्ड दैट देयर कैन बी पोटेंशियल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, जिनको मुझे ढूंढने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाया तो मेरा ओपिनियन गलत हो जाएगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर सी, ऑडिटर शुड डिटरमाइन that are there any potential ROM ROMs that needs to be addressed, using substantive procedures. Using substantive procedures. मतलब देखो, आपने कंट्रोल टेस्टिंग किया, डेविएशन मिला, अब आपको अगर कंट्रोल पे रिलाई नहीं हो रहा है तो आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता भी क्या है वैसे भी? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। मतलब क्या जो पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं उन्हें ढूंढने के लिए हम क्या लगाएंगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएंगे, ताकि हमारा ओपिनियन क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं। एक बात बताओ, अगर डेविएशन नहीं भी मिलता फिर भी सब्सटैंटिव तो लगाने वाले थे। द ओनली डिफरेंस इज डेविएशन मिलने की वजह से सब्सटैंटिव ज्यादा डिटेल में लगाओगे। एक सेंटेंस कई बार बताया है, कंक्लूजन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। मतलब अगर मैं बोलता हूं कंट्रोल्स टेस्ट करने के बाद कंक्लूजन आया कंट्रोल्स बढ़िया है तो नॉर्मल सब्सटैंटिव लगाऊंगा, अगर कंक्लूजन आया कंट्रोल्स वीक है तो ज्यादा सब्सटैंटिव लगाऊंगा। सब्सटैंटिव तो दोनों केस में लगाना ही पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव विल चेंज। हाँ या ना? खत्म, इतना ही बात है, हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज डन। अंडर एसए 330 दो ही चीज पढ़ना था, पहला था टीओसी, दैट इज डन। दूसरा क्या बचा? टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल। अब जाइए नोटबुक के अंदर 330 में स्टार्टिंग से हमने पहले लिखा ऑब्जेक्टिव। एक बार जरा चेक करो, पहले लिखा ऑब्जेक्टिव। लिखा क्या हमने? ऑब्जेक्टिव कि भाई जो जो रिस्क को हमने आइडेंटिफाई एंड असेस किया है उनके लिए रेस्पॉन्सेस डिजाइन करने पड़ेंगे। ये हमारा 330 का क्या था? ऑब्जेक्टिव। सर रिस्क भी दो लेवल पे मिलेगा, कौन कौन सा? ओवरऑल लेवल एंड असर्शन लेवल। तो रेस्पॉन्सेस भी दोनों लेवल पे आएंगे। बताया था कि नहीं बताया था? फिर क्या लिखा आपने इसके बाद में? सर्कमस्टेंसेस जब हमको लगता है कंट्रोल टेस्टिंग डिटेल में करना ही चाहिए, जब लगता है सब्सटैंटिव अलोन इज नॉट सफिशिएंट, या आप रिलाई करना ही चाहते हो कंट्रोल पे, तो कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा। क्या ना इसे यहां से ट्रिगर होता है कि अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो नंबर 4 इज डिटेल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या ना इसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऑफ 330 क्लियर टू यू? ये नोट नंबर 1 2 3 4 5 सिर्फ किसके रिगार्डिंग थे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग थे। नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 5 अंडर एसए 330। पॉइंट नंबर 5 लिखिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स उसे वहीं पे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। दिस पार्ट ऑफ डायग्राम शुड बी देयर। आई नो यू ऑलरेडी नो दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग विथ मी, बनाना पड़ेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। क्या क्या आएगा उसमें? टेस्ट ऑफ डिटेल एंड दूसरा एसएपी।
दैट इज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक पार्ट आएगा टेस्ट ऑफ डिटेल, दूसरा पार्ट आएगा सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये जो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है वहां लिख दीजिएगा रेफर एसए, नाम पता है क्या एटलीस्ट, ये नंबर पता है क्या, 520 570 इज गोइंग कंसर्न यूजलेस फेलो। तेरा गोइंग कंसर्न पे डाउट आ रहा है मेरे को भी। SA 520 सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के नीचे लिखिए रेफर SA 520। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सिर्फ टाइम पास करो तुम लोग, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। TOD डिवाइड इन टू पार्ट्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन किया क्या आपने ये? अब सुनिए 330 में जो थोड़ा बहुत भी डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ होगा अराउंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। द रीजन बीइंग जो SAP है वो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड essay में इंक्लूड किया है। कौन सा essay है? 520। ऑनेस्टली मुझे यहां पे आपसे कुछ लिखवाना नहीं है, बट क्या है कुछ एक दो चीजें बढ़िया है, अगर तुम बढ़िया रेस्पॉन्ड नहीं दोगे तो मेरे को लगेगा तुम्हें समझ में नहीं आया है, तो मेरे को लिखवाना पड़ेगा। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कुछ लिखना है या नहीं। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, तो अभी तो तुम रेस्पॉन्ड करो ही मत, अच्छा रहेगा। 1B.45 वेरी नाइस। TOD के जस्ट ऊपर पॉइंट नंबर 4 लिखा, पहले वो पढ़ो। Substantive procedures are audit procedures which are designed to detect material misstatements at assertion level। मतलब ये अमाउंट टेस्टिंग है जहां पर आप क्या ढूंढना चाहते हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। याद रखना, प्रोसेस में गलतियां डेविएशन कहलाती है, अमाउंट टर्म्स में गलतियां मिसस्टेटमेंट्स कहलाती है। तो आप सब्सटैंटिव लगाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अमाउंट टेस्टिंग, एंड सब्सटैंटिव विल इंक्लूड योर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड SAP। समझा क्या? क्या लिखवाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी समझता है इतना आपको? ऑनेस्टली समझता है क्या? पॉइंट नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर? दिस इज लाइक अ इंट्रोडक्शन टू सब्सटैंटिव प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 4 समझा? नीचे आओ, टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है? 1B.45 दैट वाज अ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज TOD? सर TOD को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं उसको बोलते हैं वाउचिंग। एक मिनट के लिए सोचिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन है, परचेज हो गया, सेल हो गया, एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन हो गया, हमें क्या कंसर्न होता है? क्या ये ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है, ऑकरेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। नंबर 2, क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है? क्या ये ट्रांजैक्शन करंट पीरियड से रिलेटेड है? क्या ये ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व बराबर है कि नहीं है? कुछ याद आ रहा है क्या? क्या ये ट्रांजैक्शन बराबर से क्लासिफाइड है कि नहीं है? क्या ना इसे प्रेजेंट, ये सारे असर्शन चेक करते हैं अपन। मतलब सर वाउचिंग के दौरान आप एक ट्रांजैक्शन पे फोकस कर रहे हो, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड वाउचर होता है। क्या होता है? वाउचर। फॉर अ परचेज देयर इज अ परचेज इनवॉइस, फॉर सेल्स देयर इज अ सेल्स इनवॉइस, फॉर एक्सपेंस देयर विल बी अ एक्सपेंडिचर इनवॉइस। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वाउचर कहलाएगा। उसे आपको डिटेल में चेक करना चाहिए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाउचिंग। इट इज अप्लाइड फॉर अ transaction. It is applied for a transaction. Read 1B.45 पॉइंट नंबर 1 and 2। टाइम पास लगता है क्या? जल्दी से पढ़ के उड़ा दो एक बार। Just read once। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे। कैन यू सी अ वर्ड? टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। नॉर्मली ये बात कर रहा है बैलेंस शीट आइटम्स के लिए, इसलिए वर्ड यहां पर क्या आएगा? वेरिफिकेशन। क्या वर्ड आएगा? वेरिफिकेशन। एंड वेरिफिकेशन इज यूज्ड फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटी, सो इट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब सोचिए असर्शन फॉर बैलेंस शीट आइटम्स।
फॉर एग्जाम्पल पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या चेक करते थे? नंबर 1 एग्जिस्टेंस, नंबर 2 राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, याद आया क्या? नंबर 3 कंप्लीटनेस, याद आया क्या? नंबर 4 वैल्यूएशन, कोई ना कोई डेडिकेटेड एएस या इंड एस रहेगा, हाँ या ना? नंबर 5 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एएस/इंड एस और शेड्यूल 3, याद आया क्या? कैन आई से उसी के बस अराउंड एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ भी ग्रेट डिटेल में नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल में बता रहा है। दो चीजें आती है, एक होता है वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस। इतना ही मैंने आपको पहली बार जब ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम बनवाया था तब भी एक्सप्लेन किया था और तब भी लिखवा के दिया था। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? कुछ और नहीं है इधर एक्स्ट्रा, ध्यान रखना, इसलिए वो सब्सटैंटिव का डायग्राम ही अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है? सफिशिएंट है। अगला हेडिंग देखिए, कैन यू सी द नेक्स्ट हेडिंग? SAP, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। पूरा का पूरा मार्क करके लिखो, बाजू में लिखो रेफर SA 520। इसने लिटरली 5 पॉइंट लिखे हैं, तुमको मैंने पूरा ऐसे पढ़ाया है, ऑब्वियसली याद तो होगा ही नहीं। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर याद है क्या? पहले तो डिटरमाइन करना क्या सूटेबल भी है टू अप्लाई करना है SAP, फिर रेलेवेंट बेस डेटा ऑब्टेन करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन को एक्चुअल से कंपेयर करना पड़ेगा, वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस मटेरियल तो इन्वेस्टिगेट करोगे, टेक्निक्स क्या क्या यूज कर सकते हो? रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, याद आ रहा है क्या? रीजनेबलनेस टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, कुछ याद आ रहा है क्या? ये सब तरीके आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मेरे को लगता है आपको समझना चाहिए, एक एग्जांपल चाहिए तो पढ़ लीजिए, शायद आपको अपना एक एग्जांपल याद आ जाएगा। ये सेम एग्जांपल आपको 520 में पढ़ाया था। नंबर 5, दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर का डेफिनेशन वगैरह जो सेम 520 में लिखा हुआ है, नथिंग न्यू हियर, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, रीड वन एग्जांपल नंबर 5। आई बिलीव यू शुड बी एबल टू रिकॉल। एक रियल एस्टेट कंपनी, कैटेगरी ऑफ यूनिट्स, हर यूनिट का लीज रेंटल फिक्स रहेगा। अगर आपको परफेक्ट कंट्रोल में कंफर्ट आए तो आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। कभी कभी ऐसे भी इतना बढ़िया हो सकता है कि किसी और प्रोसीजर की जरूरत ही ना पड़े। इज दैट क्लियर टू यू? वेरी नाइस। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? चलो नोटबुक में जो मैं बोलता हूं उतना लिखो और उड़ा दो, फटाफट से आ जाइए। आपने डायग्राम बनाया सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का, और डायग्राम बनाया आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर का, वेरी नाइस। लिखो नोट नंबर 1, do not argue. Write down note number 1. Meaning of substantive procedure. Meaning of substantive procedure. Meaning of substantive procedure. Dash करके लिखिए। Substantive procedures डैश करके लिखिए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर दोज ऑडिट प्रोसीजर्स which helps in detecting, are those audit procedures which helps in detecting material misstatements, which helps in detecting material misstatements at the assertion level, helps in detecting material misstatements at the assertion level. Full stop. It includes test of details. It includes test of details and it includes test of details and SAP. That is your substantive analytical procedure. अच्छा, वापस से सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये वो ऑडिट प्रोसीजर है जो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बिफोर अराइविंग एट योर ओपिनियन। दिस प्रोसीजर कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो, एटलीस्ट टिल टुडे, कि हमने कंट्रोल टेस्टिंग इतना डिटेल में किया है कि अमाउंट टेस्टिंग करने का जरूरत ही नहीं है। यह बोलना गलत होगा। अमाउंट टेस्टिंग हमेशा करना ही पड़ेगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कंट्रोल्स आर सो रिलायबल दैट आपको अमाउंट टेस्टिंग बहुत ज्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। बट अमाउंट टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज ऑन डेट, क्योंकि आपको ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। दैट इंक्लूड्स योर अमाउंट्स। दैट मींस अमाउंट्स पे कंफर्ट आना चाहिए।
एंड कंट्रोल टेस्टिंग में फोकस अमाउंट पे होता ही नहीं है, तो बोलना गलत होगा कि सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग के बेसिस पे आप ओपिनियन दे दीजिएगा. इज दैट करेक्ट और नॉट? समझा क्या मतलब? सर सब्सटैंटिव प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जो मुझे मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढने में हेल्प करेंगे. किसमें सर? असर्शन में. असर्शन मतलब या तो ट्रांजैक्शन होंगे, या वो अकाउंट बैलेंसेस होंगे, या वो डिस्क्लोजर होंगे. अब आपको समझता है? इज द मीनिंग ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्लियर टू यू? अब पॉइंट नंबर 2 लिखने से पहले मैं चाहता हूं कुछ डिफिकल्ट चीज आप खुद से पढ़ें एक बार. 1B.46 कैसे मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता. हेडिंग देखिए, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्स. अरे नेचर मतलब सब्सटैंटिव में क्या ऑप्शन क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एसएपी. अरे नेचर मतलब क्या प्रोसीजर लगाओगे? तो सब्सटैंटिव में ऑप्शन क्या है? या तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, या टीओडी लगाएंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन लगाएंगे. यस और नो? नेचर इज इक्वल्स टू, लिखना नहीं है, सोचो. नेचर इज इक्वल्स टू टेस्ट ऑफ डिटेल और एसएपी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. खत्म. एक्सटेंड मतलब कितना चेकिंग करने का? वो सैंपलिंग पड़ गया है ना इतना सारा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज. रोम ज्यादा रहेगा, ज्यादा चेकिंग करना रहेगा. अरे याद आया क्या सर? रोम ज्यादा था बट कंट्रोल्स बढ़िया निकले तो रोम कम हो गया, क्योंकि रोम इज इक्वल टू आईआर एंड सीआर. तो कहना इसे आई कैन अप्लाई नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर सब्सटैंटिव. यस और नो? सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट पढ़िए मेरे साथ में. डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर डिटरमाइन करेगा. नंबर 1 देखो, या तो वो परफॉर्म करेगा ओनली सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. उसे लगता है शायद वो सफिशिएंट होगा टू रिड्यूस व्हाट? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. तो वो क्या करेगा सर? सिर्फ एससीपी लगाएगा, या वो लगाएगा सिर्फ टीओडी, या वो लगाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन. इज दिस क्लियर टू यू? एक बार पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखना, बहुत टफ लग रहा है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हमने रोम के असेसमेंट के दौरान कंट्रोल टेस्टिंग के बारे में सोचा था, तो मतलब एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव विल बी नीड टू बी इंक्रीज्ड इफ द रिजल्ट ऑफ टीओसी इज. याद करो चैप्टर 5 में बार बार स्टार्टिंग पॉइंट ये था, पहले कंट्रोल्स कैसे हैं चेक करना. कंट्रोल्स अच्छे नहीं हुए तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर टू यू? नोट नंबर 2, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर. Nature and extent of substantive procedure. Nature and extent of substantive procedure. Under this, bullet point number 1. अब मैं वो नहीं लिखा रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन द तो तुम समझ जाओगे ना. सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि सिर्फ एसएपी लगाना है, सिर्फ टीओडी लगाना है, दोनों का कॉम्बिनेशन. वो तो तब समझ जाओगे ना. सिर्फ कीवर्ड्स लिखा के क्लोज कर रहा हूं, चलेगा? अरे पक्का? बुलेट पॉइंट नंबर 1, ओनली एसएपी टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. Only SAP to reduce the audit risk to an acceptably low level. To reduce the audit risk to an acceptably low level. Bullet point number 2, only test of details. Number 3, combination of SAP and test of details. Combination of SAP and test of details. ये नेचर वाला पार्ट हो गया. इज दैट क्लियर टू यू? बुलेट पॉइंट नंबर 4 एक और लिख दीजिए, ये आपका एक्सटेंट है. दिस इज अबाउट एक्सटेंट. एक्सटेंट करके डैश करके लिखो. बुलेट पॉइंट नंबर 4, एक्सटेंट डैश करके लिखो. द कंक्लूजन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर. The conclusion of compliance procedure helps in determining. The conclusion of compliance procedure helps in determining nature, timing and extent of substantive procedures to be performed. Nature, timing and extent of substantive procedures to be performed. Full stop. For example, if internal controls
at an assertion level are not reliable if internal controls at an assertion level are not reliable, then the extent of substantive procedure should be increased. Then the extent of substantive procedure should be increased. Do you understand this? ये जो आपका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर वाला नोट था, आई थिंक दिस वाज योर नोट नंबर 2, राइट? मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा क्वेश्चन आ सकता है. देखो बच्चों, 330 ना ऑनेस्टली वोकली आपके सिलेबस में था ही नहीं. पहली बार 330 को आईसीआई ने मॉड्यूल में लिखा है. इसके पहले वो क्या करता था, 330 हेडिंग नहीं लिखता था, थोड़ा टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, थोड़ा सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखता था. पहली बार पूरा 330 उन्होंने बेयर एसे से उठाया एंड एज इट इज सीक्वेंस में लिखा. इसीलिए मैंने आपको एकदम डिटेल में 330 के बारे में आपको क्या क्या आना चाहिए सब कुछ पढ़ाया. ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्वेश्चन या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के नेचर एंड एक्सटेंट पे आना चाहिए. किधर आना चाहिए? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के नेचर एंड एक्सटेंट पे, या फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर के नेचर एंड एक्सटेंट के ऊपर. इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक मेरे को क्वेश्चन लगता है जो पहले 1-2 अटेम्प्ट में पूछा जाएगा. अगर वो आया तो कोई दिक्कत नहीं है. आज तक जब ये 330 सिलेबस में नहीं था, फिर भी एक चीज आपके सिलेबस में थी जो एक्चुअली में रेलेवेंट बहुत कम हो गई है, बट स्टिल उस पे क्वेश्चन आईसीआई ने ना 1-2 बार पहले पूछा है. मेरे को लगता है गलती से भी अगर उनके पुराने क्वेश्चंस का लिस्ट हुआ और कॉपी पेस्ट हो गया तो ये क्वेश्चन आ सकता है. आज की तारीख में रेलेवेंस कम है, एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. तो 330 का जो मेजर डिस्कशन था एज सच वो खत्म हो गया है. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग से लिखवा रहा हूं, वो लिखिएगा. जो मेरे को लगता है वो रिपीट कर सकते हैं, करना चाहिए जरूर नहीं अगर आप मुझे पूछेंगे. लिखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन. ये पॉइंट नंबर 6 बना दीजिएगा. यूजिंग ऑडिट एविडेंस obtained in previous audits, using audit evidence obtained in previous audits, ब्रैकेट्स में लिखिए for test of controls, obtained in previous audits for test of controls. सुनिएगा 1 मिनट के लिए. पहले इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, फिर आपको ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा. बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो हमारा पुराना एक्ट था, पुराने दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, उसके अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं कि आपको कंट्रोल पे ओपिनियन देना है. रादर सिचुएशन क्या थी सुनिएगा. बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा मानते थे ऑडिटर को अपॉइंट किया है ओनली एंड ओनली ऑन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. किसके लिए अपॉइंट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसे अगर कंट्रोल कंसीडर करना है तो वो कर सकता है, बट वो क्या नहीं दे सकता है? ओपिनियन नहीं दे सकता है. क्या नहीं दे सकता है? रादर ये सेम सिचुएशन आज भी एक ऐसे में है, जो ऐसे का रेलेवेंस अब खत्म हो जा चुका है क्योंकि कंपनीज एक्ट बदल चुका है, बट वो ऐसे आपके सिलेबस में इंक्लूड किया. जो अगला वाला रहेगा दैट इज कॉल्ड एज SA 265. उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू. वो ऐसे भी इस थॉट प्रोसेस से बनाया है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. सिचुएशन ये है क्योंकि लॉ पहले बोलता था आपको ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ना कि कंट्रोल्स पे. तो कंट्रोल्स अगर आप कंसीडर करना चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, बट रिमेंबर आपने कभी भी कंट्रोल पे ओपिनियन देना नहीं है. ओपिनियन सिर्फ किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. 265 में भी बोला था कि भाई तेरे को कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देने का है. 200 में भी बोला था डू नॉट कमेंट अपॉन हाउ मैनेजमेंट रन्स अ बिजनेस. डू नॉट कमेंट अपॉन हाउ मैनेजमेंट रन्स अ बिजनेस. मतलब इनडायरेक्टली हर जगह हिंट दिया था कंट्रोल पे ओपिनियन मत देना अनलेस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बाय लॉ. अब आपको मालूम है इसके बाद में सिचुएशन कैसे बदल गया. We have 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आए. इसके लिए गाइडेंस नोट भी आ गया कि नहीं आ गया? कहना इसे अब हमें मेजॉरिटी कंपनीज के केस में, स्मॉलर प्राइवेट लिमिटेड छोड़ दो, तो मेजॉरिटी कंपनीज के केस में क्या IFCs विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उन पे ओपिनियन देना होता है?
तो ऑब्वियसली उनको चेक भी करना पड़ेगा ना यार। तो अब सिचुएशन बदल गई है। पहले जब ये सिचुएशन थी तो क्या होता था, हम सारे कंट्रोल हर साल चेक ही नहीं करते थे। क्यों चेक नहीं करते थे? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं था। हमें ओपिनियन किस पे देना था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम क्या करते थे, कंपनी में लिस्ट बनाया सारे कंट्रोल्स का। लेट्स से देयर आर 15 इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 15 कंट्रोल है। पहली बार ऑडिट कर रहे हो, सारे कंट्रोल समझने पड़ेंगे क्योंकि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, रिस्क ज्यादा होता है। पहली बार सबके सब समझोगे। अगली बार, दैट इज द नेक्स्ट ईयर, यू विल नॉट चेक ऑल 15 कंट्रोल्स। आप क्या करते थे? रोटेशन ऑफ एम्फोसिस करते थे। क्या करते थे? रोटेशन ऑफ एम्फोसिस। मतलब इस साल 5 चेक करेंगे, अगले साल बचे हुए 5 चेक करेंगे, उसके अगले साल बचे हुए 5। मतलब वंस इन 3 इयर्स सारे कंट्रोल चेक होने चाहिए। वंस इन 3 इयर्स सारे कंट्रोल चेक होने चाहिए। क्योंकि सर कंट्रोल पे ओपिनियन देना ही नहीं था। अरे हाँ या ना? तो सर तब ये हेडिंग रेलेवेंट थी। कौन सी हेडिंग? जो आपने अभी लिखी है, पढ़ के देखो। हमने प्रीवियस ऑडिट में एविडेंस ऑब्टेन किया, क्या वो मैं अभी भी कंटिन्यू करके रिलाय कर सकता हूं क्या? मतलब इस साल एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया है, ऑडिट एविडेंस कब ऑब्टेन किया है? प्रीवियस ऑडिट में। पर मुझे लग रहा है उसको मैं रिलाय करते हुए कंटिन्यू कर सकता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि तब ओपिनियन देना जरूरी ही नहीं था। तब वो क्या बोलते थे, सुनिएगा मेरा बात, कि भाई कंट्रोल हर साल तो बदलता नहीं है। कंट्रोल हर साल तो बदलता नहीं है। तो एक काम करो, आप अगर चाहो तो प्रीवियस ऑडिट्स में जो आपने कंट्रोल टेस्टिंग किया था वो सेम एविडेंसेस को यूज कर लेना इस साल भी। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट में कुछ मेजर बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज, जनरल आईटी कंट्रोल इजीली बदलने नहीं चाहिए। अरे मतलब बेसिकली आपको पूछ रहा था कि कंट्रोल्स में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेना, कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है ना। वो ही चीज लिखेगा और बोलेगा अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं था तो प्रीवियस ईयर के जो एविडेंसेस थे क्या मैं उनको यूज कर सकता हूं? यस, इट वाज अलाउड। इट इज स्टिल अलाउड इफ यू आस्क मी फॉर स्मॉलर प्राइवेट लिमिटेड्स। फॉर बिगर कंपनीज जब मुझे ओपिनियन देना होता है तो मुझे शायद वो हर साल कंट्रोल्स को अब आज की तारीख में क्या करना पड़ेगा? समझना ही पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूं, मैं डिटेल में सारे कंट्रोल्स को आज भी कंप्लीटली चेक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कंपनी में बहुत सारे कंट्रोल्स हो सकते हैं। बट रिमेंबर ऑल दोस कंट्रोल्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो मैंने समझने जरूर चाहिए। और अगर हो सके तो मैंने प्रीवियस ईयर में चेक किया है तो मैनेजमेंट से पूछना चाहिए उसमें कोई मेजर चेंजेस है या नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, फिर ही ओपिनियन देना। इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा समझ में आया क्या? पक्का? बिफोर सिचुएशन, आज का सिचुएशन दोनों समझा? वेरी नाइस। मस्त 3:10 का टाइम हुआ है। अगले 15-20 मिनट टफ होने वाले हैं। जैसे ही 3:30 खत्म हो जाएगा, आई एम श्योर 3:30 हो जाएगा, आपका शक्ल थोड़ा ठीक हो जाएगा एंड हमारा एक नया ऐसे की तरफ शुरुआत होगा। तब तक मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं, इसी बहाने आप अवेक रहेंगे। नोटबुक में जाइए, अंडर पॉइंट नंबर 6 राइट डाउन अ सेंटेंस। एसक्यू के अंदर, हाँ बेटा इसी क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 जो आपने हेडिंग लिखा है ना बच्चों, बस उसके अगली लाइन पे जो नीचे जगह दिख रही है ना, वहां लिखना शुरू कर दो। बस मतलब थोड़ा आसपास दिख रहा है ना तुमको, उधर लिखना शुरू करो। वाइल डिटरमाइनिंग, वेरी नाइस, लिखिए। वाइल डिटरमाइनिंग दैट वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज, while determining that whether it is appropriate to use audit evidence about operating effectiveness of controls, audit evidence about operating effectiveness of controls obtained in previous years, audit evidence about, चलो ठीक है, अच्छा, ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, यहां तक पहुंच जाओ। अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, इसके पहले वाला मॉडल करते को मैं ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, आगे लिखो ऑब्टेन्ड इन,
obtained in previous audits, comma, auditor should consider the following. तुम यहीं से शुरुआत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग. वो सेंटेंस क्यों लिखवाया समझाता हूं. हालांकि 3:15 ट्राई करना भी गलत है, बट स्टिल फिर भी ट्राई करता हूं. मतलब मेरा तो काम है एफर्ट डालने का. आपने जब हेडिंग लिखा तो बोला यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट. अब ऑडिट एविडेंस तो मैं कंट्रोल टेस्टिंग में भी ऑब्टेन करता हूं, अमाउंट टेस्टिंग में भी ऑब्टेन करता हूं. तो लोग क्या मिसकंसेप्शन रखेंगे कि भाई लास्ट ईयर अमाउंट टेस्टिंग में कोई एविडेंस ऑब्टेन किया होगा, वो भी इस साल यूज कर ले. नहीं, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट अमाउंट टेस्टिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट कंट्रोल टेस्टिंग. इसीलिए सेंटेंस के ब्रैकेट्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखवाया था और वापस सेंटेंस में ये लिखवाया कि भाई जब ऑडिटर ये सोच रहा है कि ऑडिट एविडेंसेस यूज कर लूं जो मैंने ऑब्टेन किए थे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, और मैंने ऑब्टेन कब किए थे, प्रीवियस ऑडिट्स के अंदर ऑब्टेन किए थे. मतलब व्हेन आई एम थिंकिंग आई हैव टेस्टेड द कंट्रोल्स इन प्रीवियस ऑडिट्स, I had obtained evidences, I want to use them in the current year. Before I make this decision, I should consider the following. ये चीजें अगर मैं कंसिडर करता हूं तो ही मैं डिसाइड कर सकता हूं कि प्रीवियस ऑडिट्स के एविडेंसेस यूज कर सकते हैं या नहीं. राइट डाउन कंसिडर द फॉलोइंग में फैक्टर नंबर 1, द इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल IT कंट्रोल्स. Factor number 1, effectiveness of general IT controls. Number 2, effectiveness of other elements of internal controls. Effectiveness of other elements of internal controls such as other elements of internal controls such as control environment, comma, entities risk assessment process, control environment, comma, entities risk assessment process, comma, monitoring process, etc. monitoring process, etc. Bullet point number 3, that is factor number 3, the risk arising from characteristics of control. Number 3, risk arising from characteristics of control, that is whether automated or manual. That is whether automated or manual. Number 4, other factors such as, number 4, other factors such as changes in personnel responsible for controls, changes in personnel responsible for controls, comma, deviations identified in those controls during previous audit, deviations identified in those controls during previous audit, etc. सुनिए शांति से, ये पैराग्राफ क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, ये क्वेश्चन जरूर फाइनल इंटर में पहले से बार बार रिपीट होते आया है. ऑल्दो 330 का एक छोटा सा पार्ट था जो अब एक्चुअली में कम रेलेवेंट हो गया है. मेरे को ऐसा लगता है होपफुली नए सिलेबस में उन्होंने थोड़ा अच्छे तरीके से क्वेश्चनिंग करना चाहिए
मेरा जो डर है वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो भी आपको बताता हूं। 2 मिनट सुनिएगा शांति से। सर, इन द प्रीवियस कंपनीज एक्ट हमें ना कंट्रोल पे ओपिनियन देना ही नहीं था, तो लोगों को लगता था सारे कंट्रोल्स को हर साल चेक थोड़ी करोगे आप। तो सर मतलब हो सकता है हमने लास्ट ईयर कुछ कंट्रोल चेक किए होंगे, वो ऑडिट एविडेंस को अगले साल यूज कर सकता हूं क्या? उन्होंने बोला कर सकते हो, ओनली फॉर कंट्रोल टेस्टिंग, ओनली फॉर कंट्रोल टेस्टिंग। अरे अमाउंट टेस्टिंग तो हर साल अलग होता है यार, क्योंकि हर साल आपका नया ट्रांजैक्शन रहेगा ना यार, तो अमाउंट टेस्टिंग पुराना वाला काम कैसे आएगा भाई? आई यू अग्रीइंग विद मी और नॉट? तो कंट्रोल टेस्टिंग में ये बात हो सकती है रेलेवेंट, तो आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के एविडेंसेस को यूज कर लेना, बट एक चीज का ध्यान रखना कि भाई ये फॉलोइंग फैक्टर्स हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला चीज, कंपनी के कंट्रोल्स मतलब जनरल आईटी कंट्रोल्स कैसे हैं? अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही वीक है तो याद करो एप्लीकेशन कंट्रोल लास्ट ईयर ठीक लगा होगा, इस साल तो गलतियां हो ही सकती है ना यार। सो हाउ इफेक्टिव योर जनरल आईटी कंट्रोल्स आर, हाउ स्ट्रॉन्ग योर अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल्स आर। याद करो कंट्रोल लगाने के लिए पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस बढ़िया होना चाहिए, उसका मॉनिटरिंग बढ़िया होना चाहिए। कंट्रोल तो छोटा सा चीज है, यस और नो? तो बाकी चीजें अगर वीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, एक कंट्रोल लास्ट ईयर पसंद आया होगा आपको, इस साल कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होने की वजह से क्या गारंटी है वो एज इट इज फॉलो होगा? तो कहना है इसे अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट बढ़िया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बढ़िया था, मॉनिटरिंग बढ़िया था, तो शायद लास्ट ईयर वाला कंट्रोल एज इट इज ढंग से फॉलो हो रहा होगा, ये मैं फिर भी अज्यूम कर सकता हूं। फिर सर लास्ट ईयर इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल था, वो कंपनी छोड़ के जा चुका है। कैन आई से इफ देयर इज अ चेंज इन पीपल, क्या गारंटी नए इंसान को कंट्रोल उतना ही बढ़िया से समझता होगा? सो चेंज इन पीपल कैन क्रिएट अ रिस्क फॉर मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? या सर लास्ट ईयर जब मैंने कंट्रोल चेक किया था, मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया, लास्ट ईयर ही मुझे कुछ डेविएशंस मिले थे, तो लास्ट ईयर ही वो डेविएशन से मुझे पता था कंट्रोल्स आर नॉट रिलायबल, तो इस साल भी कैसे अज्यूम करके जाऊंगा ना दे आर रिलायबल? तो ये कुछ जनरल चीजें बोल रहा है, ये दिमाग में रखना बिफोर मेकिंग द डिसीजन। व्हाट डिसीजन? कि भाई प्रीवियस ऑडिट में जो कंट्रोल टेस्टिंग के लिए एविडेंस यूज किया था, क्या उसको एज इट इज यूज करने का है या नहीं? ये डिसीजन है, उसके लिए वो फैक्टर है। समझा क्या? 2 मिनट स्पेंड करके पढ़ के देखो, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है। मेरे को लगता है इससे वो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन ट्वीक करेगा। क्या पूछेगा बोलता हूं मैं। आपने एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे प्रीवियस ऑडिट में, ये सब कुछ प्रेजेंट है। कैन आई यूज द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इन करंट ईयर? ये सब बराबर है, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, हमने एविडेंसेस लास्ट ईयर ऑब्टेन किए थे अमाउंट के लिए, वो सेम एविडेंसेस करंट ईयर में सब्सटैंटिव के लिए यूज कर सकता हूं क्या? ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वो अगर तुम्हें परेशान करना चाहे तो एमसीक्यू में सब इंक्लूड कर देगा, तुझे लगेगा सब मैच हो रहा है, बट ये किसके लिए? इसीलिए वो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था जिसके लिए तुम नाटक कर रहे थे। ऑपरेटिंग एविडेंसेस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस दैट इज ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। ये एविडेंसेस कौन से वाले हैं? कंट्रोल टेस्टिंग वाले हैं, ना कि अमाउंट टेस्टिंग वाले। समझा क्या? वेरी नाइस। आई थिंक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन खत्म हो गया है, पढ़ लीजिए एक बार के लिए। इफ यू आर कंफर्टेबल वी विल गो नेक्स्ट। डन? चलिए लास्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 7, last part of essay 330 will be over. While designing further audit procedures, last point number 7, while designing further audit procedures, while designing further audit procedures, auditor shall consider the following.
while designing further audit procedures, auditor shall consider the following. Auditor shall consider the following. डैश करके लिखो बुलेट पॉइंट नंबर 1. Outcome of ROM assessment. Number 1, outcome of ROM assessment. Number 1, outcome of ROM assessment. Number 2, likelihood of material misstatement. Number 2, likelihood of material misstatement. Number 3, whether auditor intends to rely on internal controls, for respective assertions, and the last one, need more persuasive evidences when auditor's assessment of ROM is high. Need more persuasive evidences when auditor's assessment of ROM is high. 2 मिनट सुन लीजिए. दिस इज वेरी सिंपल. दिस वॉज टॉट टू यू अंडर ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम. आप हेडिंग पढ़िए, आपने क्या लिखा है. हम डिजाइन कर रहे हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. क्या डिजाइन कर रहे हैं सर? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब कैन आई से मेरे ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले हमने क्या लगाया है? रिस्क असेसमेंट. कैन आई से इसका जो आउटकम रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड करोगे ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाना है. तो सिंपल है, आपका रिस्क असेसमेंट का आउटकम क्या आया. आपको क्या लगता है, क्या है, कितना चांसेस है कि ये रिस्क एक्चुअली मटेरियलाइज होगा. देखो, एक होता है देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. दूसरा मैं बोलता हूं दिस रिस्क इज वेरी हाई दैट देयर कैन बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. हायर द रिस्क, हायर द चांस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो कहना इसे ऑडिटर को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा. क्या ऑडिटर कंट्रोल पे रिलाई करना चाहता है क्या? अगर हाँ तो कंप्लायंस प्रोसीजर लगाएगा. अगर कंट्रोल पे रिलाई करना चाहता ही नहीं है तो डायरेक्टली क्या लगाएगा? सब्सटैंटिव. बताया था मैंने आपको. कंपनी में अगर सिग्निफिकेंट रिस्क रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में फ्रॉड वगैरह हुए हैं, तो इस साल शायद मैं अज्यूम करूंगा कि कंपनी के कंट्रोल्स रिलायबल नहीं है. कैन आई से माय इंटेंशन इज क्लियर, आई डोंट वांट टू रिलाई, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद डिटेल्ड सब्सटैंटिव. मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाना है ये डिसाइड करने के लिए पहला आपका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, उसका आउटकम आना चाहिए. तुम्हें कंट्रोल पे रिलाई करना है कि नहीं रिलाई करना है ये तुमने सोचना चाहिए. और तुमको अगर मालूम है किसी एरिया में रॉम ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा परसुएसिव एविडेंसेस लगेंगे, मतलब ज्यादा कन्विंसिंग एविडेंसेस लगेंगे. मतलब पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना टू परफॉर्म डिटेल्ड कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव. खत्म हो गया. दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसे 330. सिर्फ एक चीज अगर चाहो तो जाके रिवाइज कर सकते हो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. डन, वे डन विद 330. एक चीज चाहो तो जो मैंने सेंटेंस बोला आपको सही में बहुत क्लैरिटी आएगा अगर आप एक स्टेप फॉलो कर लोगे. गो टू योर ऑडिटर्स डायग्राम. अरे गो टू योर ऑडिटर्स डायग्राम. एक सेंटेंस बस चेक करने के लिए ऑडिटर्स डायग्राम में आ जाओ. इन योर ऑडिट रिस्क कम टू कंट्रोल रिस्क. कंट्रोल रिस्क में हमने असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क पढ़ा था. उसमें प्रिलिमिनरी असेसमेंट में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया व्हेन इट इज लो व्हाट वी डू. बराबर है कि नहीं है? रीड व्हेन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज हाई. एक सेंटेंस लिखा होगा आपको. ये सेंटेंस यहां लिखाया होगा आपको नोटबुक के अंदर. क्या सेंटेंस लिखाया था यहां पे? अगर मैं स्टार्टिंग से ही अज्यूम कर रहा हूं कंट्रोल रिस्क इज हाई, मतलब आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स. ऐसा बहुत रेयरली होता है. दिस विल हैपन इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस. और यहां पे ऑडिटर डायरेक्टली क्या प्लान करेगा?
सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मतलब जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं, आई शुड आस्क माई सेल्फ, क्या मैं एक्चुअली पे कंट्रोल पे रिलाई करना भी चाहता हूं या बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहता हूं. इफ आई वॉन्ट टू रिलाई, ओनली देन आई विल गो फॉर कंप्लायंस. इफ आई डोंट वॉन्ट टू रिलाई, विल आई डायरेक्टली गो टू सब्सटैंटिव? यस, यही सेंटेंस आपको लिखाया. क्या ऑडिटर इंटेंडेड है टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स और नॉट? ये डिपेंड करता है कंपनी का सिचुएशन कैसा है. वापस से बार बार बोलता हूं, जब इतना एक्सट्रीम सिचुएशन बायजूस वाला था, नया ऑडिटर पहले साल ही अज्यूम करके अब नहीं जाएगा कि कंट्रोल्स बढ़िया हैं. वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके जाएगा कुछ भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Because of any fiasco or any deadlock in the management in previous years, अगर आप नए ऑडिटर है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि कंट्रोल्स रिलायबल ही नहीं है, मैं डायरेक्टली किधर जाऊंगा? सब्सटैंटिव पे जाऊंगा. हालांकि ये परफॉर्म करना हर केस में शायद पॉसिबल भी नहीं होगा, तो बहुत सोच समझ के ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए. अभी गुड. This marks the end of our discussion on SA 330.